नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बरामीर की चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास की विसंगति को श्रृंखला में ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बरामीर की चर्चा क्यों करेंगे, इसके कारण है। बरामीर एक साधारण आदमी नहीं है। भारतीय कालक्रम के संदर्भ में बरामीर का बहुत बड़ा स्थान है। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, ज्योतिषी हैं। इतना बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके साथ इस बात का भी बरामीर के साथ ये भी लगा हुआ है कि बरामीर मैथमेटिक्स भी बढ़िया जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी भी जानते हैं, और वो जीरो भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लिपि भी जानते हैं। सारी चीज़ें बरामीर के काल के आधार पर निर्धारित होनी। आजकल बरामीर को 5वीं सदी 6ठी सदी में ले आकर के भारतीय इतिहासकारों ने, आजकल के जो इतिहास है उसमें बरामीर को हम 6ठी सदी में उनका समय मानते हैं। लेकिन क्या सचमुच बरामीर 6ठी सदी में थे? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बरामीर 6ठी सदी में नहीं थे, बल्कि विक्रमादित्य के दरबार में उनके दरबारी ज्योतिषी थे और उनका उस दरबार में बहुत महत्व था। तो बरामीर जो है प्रथम सेंचुरी बीसी और उसके पहले हुए थे। ये तथ्य इस वीडियो का है। अब देखेंगे कि कैसे, ये तो अभी प्रस्तावना है, आप खुद भी देखिएगा और आप समझेंगे। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि बरामीर जो होते हैं वो ईसा की प्रथम शताब्दी के पहले हुए थे। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के पहले हुए, ये बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बरामीर का काम क्या है भाई, अभी देखिए। बरामीर ने 3 किताबें लिखी हैं। एक बृहद संहिता सिद्धांत ग्रंथ है, और बृहद जातक ज्योतिष पर ग्रंथ है। पंच सिद्धांतिका ये जिसमें ग्रहण का और भविष्यवाणी करना और उसका गणितीय निरूपण और उसके कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, गणित, सब कुछ इसमें जुड़ी हुई है। ये पंच सिद्धांतिका में बरामीर लिखते हैं कि उनकी पंच सिद्धांतिका 427 शक संवत में पूरी हुई, है ना। 427 शक संवत में पूरी हुई, ठीक है। यही असली कहानी आती है, और इसी शक संवत के साथ साथ भारतीय इतिहास का कालक्रम भी जुड़ा हुआ है ना। और बहुत सारे राजाओं के अभिलेखों में शक संवत का उल्लेख मिलता है। यदि हम लोग इस शक संवत को ठीक कर लें तो हमारा पूरा ऐतिहासिक कार्यक्रम सुधर सकता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। बरामीर एक ज्योतिषी हैं, है ना, और जो भी अपनी बात करते हैं वो ज्योतिष के माध्यम से ही करते हैं, है ना। वो सीधे सीधे खुल करके तो बताते नहीं कि मैं इस समय, एक्चुअली उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं कली संवत में क्या था। ये शक संवत के साथ साथ कली संवत भी बता देते, ठीक है ना। तो बरामीर के साथ कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने जो भी अपना कालक्रम बताया किसी दूसरे तरीके से बताया। तो फिर चलिए उसको डिकोड करते हैं। देखिए बरामीर एक ज्योतिषी है, और ज्योतिष में वो जो भी बात करते हैं ये ज्योतिषी टर्म में ही बात करते हैं, जैसा कि एस्ट्रोनॉमर करता है। तो बरामीर के बातों को समझने के लिए हमें थोड़ी सी एस्ट्रोफिजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके जो ज्योतिषी टर्म है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए आपके सामने एक ग्लोब दिख रहा है। ये ग्लोब क्या है?
ये आपका ब्रह्मांड है। रात के समय जब आसमान को आप देखते हैं तो आपको ऐसे ही दिखता है। ये देखिए, इस ग्लोब के सेंटर पर हमारी धरती है। क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और धरती बहुत छोटी है, तो हमको आप इस धरती को ये तो समझाने के लिए कर दिया है। आप मान सकते हैं कि आप जहाँ बैठे हो वो पूरा का पूरा एक बिंदु है, कुछ नहीं है बल्कि ये एक बिंदु है। तो इस बिंदु पर यही ब्रह्मांड का सेंटर है। जो भी आप जो हो वो ब्रह्मांड का सेंटर है। अच्छा, आपको जो ब्रह्मांड दिखाई देता है, जो आपको आकाश का गोला दिखाई देगा ना, तो उस गोले का जो बीचों बीच वाला इलाका है, बीचों बीच वाली लाइन है ना, एक वृत्ताकार वृत्त दिखाई देगा। जैसा कि आपकी भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी पर, बिल्कुल उसी तरह के आसमान का एक भूमध्य रेखा है ना, जो आपको दिखाई देती है। आपको ये दिखाई देती है नीले रंग वाली को, है ना। इसका नाम है सेलेस्टियल स्फीयर, सेलेस्टियल इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है, यानी जो आपको दिखाई देता है आसमान, जो आपको दिखेगा ऐसा गोला दिखेगा पूरा, और उसके ठीक बीचों बीच में ये सर्किल दिखाई देगा। तो ये आपके हिस्से से आप यहाँ पर पड़े हैं तो बिल्कुल आपको ये दिखाई देगा एकदम सेंटर में, बीचों बीच में। और आपके आसमान, आप ऊपर आसमान पर देखेंगे तो उसका इक्वेटर का ये पॉइंट दिखेगा बीच में, है ना। तो ये जो है आपको दिखने वाला है, जो आप देखते हैं। लेकिन एक दूसरा भी ऐसा इस तरह का सर्किल होता है जिस पर सूरज है और जितने प्लेनेट हैं सब जिस लाइन में चलते हैं, है ना। तो ये आसमान का बीचों बीच है, उसमें जो आपके ग्रह हैं जैसे गुरु, शनि, मंगल, बृहस्पति, चाहे और जो भी हैं, जो भी ग्रह हैं, सारे के सारे ग्रह इस लाल वाली लाइन पर चलते हैं, ठीक है ना। और ये लाल वाली लाइन जो है ना, और ये नीली वाली लाइन जो सेलेस्टियल इक्वेटर है, इन दोनों के बीच में 23.5 डिग्री का अंतर है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री का अंतर है। इसका असर ये होगा कि आपका जो ध्रुव तारा है कहीं यहाँ पर रहता है। ये इस ध्रुव तारा माने वो कि जबकि धरती की एक्सिस इस लाइन से होकर गुजरती है, ये आपका धरती है। और आसमान को जिस पॉइंट पर आपका धरती की रोटेशनल एक्सिस जिस पॉइंट पर काटती है वहीं पर ध्रुव तारा है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो एक्सिस है वो, ये इक्वेटोरियल पोल, ये जो है इक्लिप्टिक है ना, ये इसको इक्लिप्टिक कहते हैं। जो सूरज का रास्ता है उसको इक्लिप्टिक कहते हैं या क्रांति वृत्त कहते हैं। इसी में आपका तारे दिखेंगे, इसी में आपको ग्रह दिखेंगे, शनि दिखेगा, गुरु दिखेगा, इसी लाइन पर दिखेगा कहीं ना कहीं। और सूरज भी साल भर इसी लाइन पर रहता है, तो इसको कहते हैं क्रांति वृत्त, ठीक है ना। और इस वाले को कहते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर, या इसको इक्लिप्टिक कहते हैं, है ना। इक्लिप्टिक, तो हम लोग बार बार इसको इक्लिप्टिक बोलेंगे। तो हमारा काम जो करता है, चूँकि हम ग्रहों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे ऋषियों ने इस इक्लिप्टिक को ही ध्यान दिया, ठीक है ना। इक्लिप्टिक के हिसाब से ही सारी व्यवस्थाएं बनाई, इस सेलेस्टियल इक्वेटर के हिसाब से नहीं बदली। तो ये हमारा सेलेस्टियल इक्वेटर है वो बदलता रहता है थोड़ा सा। क्यों? इसकी वजह है ये एक्सिस जो होती है, ये जो पोल, इक्लिप्टिक पोल है ना, ये नॉर्थ पोल, उसके चारों ओर ऐसे घूमती रहती है। इसकी वजह से हमारा जो ध्रुव तारा है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। आज का जो ध्रुव तारा है वो कुछ दिन के बाद बदल जाएगा, और ऐसा घूमने में इसको 26,000 वर्ष लगते हैं, है ना। एक चक्कर लगाने में इस एक्सिस को 26,000 साल लगते हैं, ठीक है ना। बहुत धीमी गति है, लेकिन फिर भी गति है, और ये टाइम नापने के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण गति है। तो अब ये देखिए, जो इक्लिप्टिक है ना, ये और ये हमारा विषुवत रेखा, ब्रह्मांड की जो विषुवत रेखा है,
तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, यहाँ काटी और फिर इसके पीछे भी काटती हैं, यहाँ पर कहीं काट रही है, दोनों नीली और लाल लाइनें काट रही हैं। तो जिस जगह पर यहाँ ये काटी है उसको कहते हैं बर्नल इक्विनॉक्स। बर्नल इक्विनॉक्स है ना, बसंत संपात, इस पॉइंट को बसंत संपात है ना, या कहीं कहीं आप ये कहिए कि इक्विनॉक्स पॉइंट, इक्विनॉक्स का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और इसको बर्नल, मोर प्रिसाइजली इसको बर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, और ये पीछे वाला ठीक उसके पीछे वाले को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, जब सूरज यहाँ पर रहता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। अब सूरज जो होता है कितने पर आता है, ये 22 मार्च के आसपास आता है यहाँ पर। इसके बाद सूरज इस रास्ते से जाता है, देखिए ऐसे इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव करता है। तो सूरज इस इक्लिप्टिक में घूमता रहता है, ठीक है ना। फिर जब यहाँ पर ये 90 डिग्री पर आता है इस जगह पर, जैसे इस जगह को हमने मान लो ये 0 डिग्री बना लिया, इक्विनॉक्स पॉइंट को वेस्टर्नर पॉइंट, वेस्टर्नर लोग हैं जो पश्चिम वाले वैज्ञानिक हैं, इक्विनॉक्स को 0 पॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ से जब इस यहाँ पर आता है ये 90 डिग्री पर, तो इस जगह पर दिन और रात, दिन बहुत बड़ा हो जाता है और रात सबसे छोटी होती है। इसको कहते हैं समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक, गर्मी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है, समर सोलिस्टिक, ठीक है ना। और जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर फिर ये शरद इक्विनॉक्स आता है, दिन रात बड़ा हो जाता है, दिन रात बराबर हो जाते हैं। फिर इसके बाद आगे ये दूसरे लाल पॉइंट पर, इसके पीछे, इसके ठीक पीछे यहाँ पर कहीं जाएगा, तो यहाँ पर काटेगा, तो ये 270 डिग्री पर जब पहुँचेगा, है ना, तो उस समय क्या है, दिन सबसे छोटा हो जाएगा और रात बड़ी हो जाती है। तो इसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोलिस्टिक ये टर्म यूज होते रहते हैं खूब। तो ये, लेकिन बस हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि जो समर सोलिस्टिक होता है वो हमेशा ही 90 डिग्री पर आता है ना, इक्विनॉक्स के हिसाब से 90 डिग्री पर आता है, और जो विंटर सोलिस्टिक है वो 270 डिग्री पर होता है, ठीक है ना। तो जब ये सूरज जब इस जगह 90 डिग्री पर रहता है तो फिर आगे बढ़ता है तो वो दक्षिण की ओर मूव करता है, यहाँ पता नहीं लगता। तो ये जो है इसकी गति दक्षिण की ओर हो जाती है ना, सूरज की गति दक्षिण की हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं दक्षिणायन। तो 90 डिग्री पर सूरज ये दक्षिणायन हो जाता है, और 270 डिग्री पर जब आता है तो उत्तर की ओर चलने लगता है, तो उत्तरायण हो जाता है, ठीक है ना। ये बात है। तो ये तरह था वेस्टर्नर जिस तरह नापते हैं, और लेकिन ये पारिभाषिक टर्म जो आपने देख लिया, ये समझ लिया। अब ये जो आपका इक्लिप्टिक है, ये क्या है, ये एक सर्किल है, ठीक है ना, ये एक वृत्त है। तो इस वृत्त को अब हम लोगों ने क्या किया है कि इस वृत्त को में ये कोई ना कोई तारा होगा ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी एक को मान लो तारा ये पकड़ लिया, है ना। तारे नहीं चलते, आसमान में क्या होते हैं, तारों की एक दूसरे के सापेक्ष दूरियां, तारे चलते हुए नहीं दिखते, है ना। तारे घूमते हुए जरूर दिखते हैं आपको कि धरती आपकी मूव कर रही है, धरती आपको अपनी धुरी पर घूम रही है, तो आपको तारे घूमते हुए दिखते हैं, लेकिन तारे आपस में एक दूसरे के सापेक्ष नहीं जाते, घूमते नहीं हैं, उनकी जो डिजाइन रहती है वो फिक्स रहती है। तो इसमें क्या है, आपका ये क्रांति वृत्त में आपने एक तारे को 0 मान लो, एक तारा जो कहीं इस पर इस सर्किट पे है, इसको हमने क्या किया, ये 0 पॉइंट है, 0 मान लिया, ठीक है ना। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए अब इसके अब डिग्री नाप दो। अब क्या है, यहाँ से जाओ, ये जो एंगल बनेगा इसको हम जो भी डिग्री होगी थीटा नापा, है ना, यहाँ से जो भी कोण नापा तो कोण नापते गए यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा फिर लौट करके तो यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे को घड़ी की तरह
घड़ी का जो डायल रहता है ना, उसी की तरह हमने इसको डिग्रियों में बांट दिया है कि देखिए ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया है ना, यहाँ पर 270 डिग्री हो गया है ना। इस पूरे पूरे आसमान का ये जो क्रांति वृत्त है ना, हम लोगों ने इसको ऐसे डिग्रियों में बांट दिया और उनकी डिग्री असाइन कर दिया, उसको निर्धारित कर दिया। और ये डिग्री जो है इस तारे के सापेक्ष किया है, तारे के सापेक्ष किया है, तो पूरा डायल जो है आपका एक फिक्स हो गया है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये इक्लिप्टिक जो प्लेन है, इक्लिप्टिक जो है, जो भी सर्किल है, इसका जो एक पोल है यहाँ पर, इसका नॉर्थ पोल है। अब इस नॉर्थ पोल से, और ये मान लीजिए हमने ये यहाँ पर वो 0 पॉइंट हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इस पर यदि आप 13 डिग्री पर, 13 डिग्री 33 मिनट पर यदि आपने वो किया, एक लाइन खींच दिया, ये लाइन कितनी है, 13 डिग्री पर खींच दिया, तो ये कहीं काटेगा। तो ये जो जोन बना कितने का, 13.33 डिग्री का। तो पहला जो जोन है इसका नाम आपने दे दिया अश्विन नक्षत्र, है ना। यदि आप 13.33 के ऐसे लाइनें खींचते जाओगे तो है ना, तो ऐसे 27 जोन बनेंगे। तो दूसरा वाले जोन का नाम दिया ये अश्विनी के बाद भरणी हो गया, तीसरे वाले जोन का नाम दे दिया कृतिका, ठीक है ना, चौथे वाले का नाम रोहिणी दे दिया। इस तरह से ये 13 डिग्री के जो जोन इन्होंने बांट दिए, इसको इन्होंने नक्षत्र कहा, ठीक है ना। तो पूरे आसमान को ये डिजाइन देखने के बजाय, तो अच्छा, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या है ये, बस आप देखिए धरती पर जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं ना, तो ये पोल से पोल तक जा रही हैं ये लाइनें, तो ये लॉन्गिट्यूड हो गई। और ये इक्लिप्टिक से, तो कोई तारे की यदि पोजीशन बतानी है इक्लिप्टिक से, तो जैसे मान लीजिए ये एक तारा बैठा हुआ है ना, तो एक तो इसकी लॉन्गिट्यूड देखेंगे कौन से लॉन्गिट्यूड पे है ऐसे। दूसरी बात ये होगा कि आप ये देखेंगे कि इस इक्लिप्टिक से कितना डिग्री पे है, ये आप सेंटर पर और इन दोनों के बीच का कोण नापेंगे ना, इक्लिप्टिक से इतना का। तो ये जो एंगल है, तो इस एंगल को हम लैटिट्यूड कहते हैं, है ना। बिल्कुल। अब हमारा जो होता है जो धरती पर हम लोग ग्लोब में नापते हैं लैटिट्यूड, देशांतर और अक्षांश, बिल्कुल उसी के समकक्ष ये है। तो अब चलिए ये समझते हैं कि इन्होंने किस तरह से हमारे से लोगों ने, मैंने इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने कैसे किया। तो ये देखिए आपका इक्लिप्टिक है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा इक्लिप्टिक है, सूरज का रास्ता है ना, और कोई कुछ नहीं है, बस आप इतना बस समझ लीजिए। और यहाँ पर एक अश्विनी नक्षत्र है, और है ना, तो उसको हमने यहाँ मान लिया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गई, ठीक है। यहाँ से अब 13 डिग्री 10.33 डिग्री पर आए, तो ये अश्विनी नक्षत्र का एरिया हो गया। यहाँ से आगे बढ़े, अब ये 26.66 पर आ गए, तो ये भरणी का, ये वाला जो जोन आया भरणी का हो गया। इसी तरह देखिए ये 27 जोन में टुकड़ों में हमने बांट रखा है और सबके नाम दे रखा है। लास्ट वाला रेवती है, ये रेवती है, ये उत्तरा भाद्रपद है, पूर्वा भाद्रपद है ना। तो इस तरह से हमने ढेर सारे नक्षत्र बना रखे हैं, ठीक है। और ये नक्षत्र जो हैं अब आसमान में फिक्स हैं, अब बदलते नहीं हैं। इनके जो लॉन्गिट्यूड है, नक्षत्रों की सीमाएं अब बदलती नहीं है, वो फिक्स रहती है, ठीक है। इसी तरह नक्षत्रों की तरह ही इस आसमान को अब एक दूसरे तरह से भी बांटा गया है। वो है या नक्षत्र जहाँ 13.33 डिग्री के नापे जोन में बांटे गए हैं, अब हम 30-30 डिग्री के जोन में बांट दें, तो ऐसा करके 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री को 30 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 12 बनेंगे, है ना। तो 12 टुकड़े बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले ये 0 डिग्री पर अश्विनी का जो 0 है, बिल्कुल उसी जगह पर हमने ये 0 लिया, और 0 से और ये 30 डिग्री तक का जोन लिया ये।
तो ये इस तरह का जो एक टुकड़ा बना, ये इस टुकड़े का नाम हमने रखा मेष राशि, एरीज या मेष राशि, है ना। तो ये इतने वाले जो उनको हम मेष राशि कहते हैं। यहाँ पर जब 30 डिग्री से 60 डिग्री वाला जोन है तो इसको हमने बता दिया वृष राशि, है ना, बैल वाली, टॉरस। और 30 डिग्री 60 डिग्री से 90 डिग्री वाली जो जोन है ये, इसको हमने बोल दिया कि इसका नाम है मिथुन राशि या जेमिनी योग। उसी तरह 90 से 120 के बीच को ये कर्कट राशि कहते हैं, कर्कट या कर्क राशि, केकड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक खास बात है, आज इस तरह से 12 राशियाँ, मेष तक कुल 12 राशियाँ हमने बांट दी। तो 30 डिग्री राशियाँ जो होती है, राशि कितने डिग्री की होगी, राशि का जो जोन बनता है, ये जोन ही है वो 30 डिग्री में, ठीक है। और नक्षत्र का जोन जो होगा 13.3 डिग्री का होता है, ठीक है ना। बस नक्षत्र 27 होते हैं, राशियाँ 12 होती हैं, यही हमारे डिवीजन है। और डिवीजन जो होता है वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी, आसमान में जो राशियों के तारे हैं ना, एक खास तरह की डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे मेष राशि के तारे हैं, मेष राशि के तारे एक भेड़, माने भेड़ जो होता है ना, भेड़ा, उसकी डिज़ाइन बनाता है। मेष माने भेड़। उसी तरह वृष राशि माने बैल, वो बैल की एक डिज़ाइन बनाता है। उसी तरह जेमिनी, 2 कन्याओं के एक, जेमिनी माने मिथुन, जोड़ा, तो दो आदमियों का एक जोड़ा बनाता है। कैंसर कर्कट है, कर्कट केकड़ा का बनता है ना। ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया। अब आप देखेंगे तो शायद समझ में ना भी आए, लेकिन बहुत ध्यान से देखने के बाद तारों की जो डिज़ाइन बनती है वो आसमान में बनी रहती है, और वो चूँकि तारे बदलते नहीं हैं तो ये डिज़ाइन हमेशा के लिए फिक्स हो गई है। तो हमने उस डिज़ाइन के हिसाब से ही 30 डिग्री पर बांट दिया है। ये है भारतीय एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। अब आसमान में जो ये डिग्रियां हमने बांट रखी है, तो वो आसमान के साथ ही घूमते रहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पर ये रोहिणी नक्षत्र में आ गया, ठीक है ना, तो घूमते हुए आ गया तो रोहिणी की डिग्री पर आ जाएगा। जैसे रोहिणी यहाँ 40 डिग्री पे है तो 40 डिग्री ये रोहिणी में पड़ती है, तो वो ग्रह जब 40 डिग्री है तो रोहिणी नक्षत्र में हो गया। यदि वही ग्रह घूमते घूमते वही ग्रह घूमते घूमते यदि मान लीजिए यहाँ कहीं ये चित्रा पर आ गया, है ना, चित्रा नक्षत्र के पास आ गया, तो अब वो चित्रा वाली डिग्री असाइन हो जाएगी उसके साथ, है ना। तो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ ये, अच्छा, हर नक्षत्रों में एक सबसे जो चमकीला तारा है, उस चमकीले तारे को हमने डिग्री असाइन कर दिया है ना। और वहाँ पहले से ही वो उसको नाप करके हमने फिट कर दिया है कि ये जो चमकीला तारा का नाम चित्रा होगा, ठीक है ना। ये चित्रा में एक तारा है जो लगभग 180 डिग्री के आसपास है, लेकिन 180 डिग्री है कि नहीं, है नहीं, वो हमेशा ही ये 100 डिग्री के आसपास ही है वो, है ना। तो जब ये चित्रा के पास रहेगा तो आपको पता है कि चित्रा की डिग्री कितनी है और ये चित्रा से कितना डिग्री डिफ्लेक्टेड है, अलग है, तो फिर आप इसमें सीधे चित्रा को देख कर ही आप इस ग्रह के डिग्री का पता लगा सकते हैं कि वो कितना डिग्री पे है, ठीक है ना। तो आसमान में तो हमारा जो फ्रेमवर्क है, पूरा आसमान का ज्योतिषी फ्रेमवर्क, ये आसमान के साथ ही वो उसकी डिग्री भी घूमती रहती है, वो फिक्स रहती है, उसमें चेंज नहीं होता। लेकिन अब वेस्टर्न ज्योतिष में क्या है, वेस्टर्न वाले क्या करते हैं कि वो इक्विनॉक्स पॉइंट जो होता है ना, वो चूँकि बदलता रहता है, ठीक है ना। तो उनका 0 डिग्री जो होता है, मान लीजिए इक्विनॉक्स पॉइंट कुछ ये है, यहाँ ये इक्विनॉक्स पॉइंट है, तो वो अपने नाप जो होते हैं डिग्रियाँ, ये इक्विनॉक्स है ना, ये तो वो इक्विनॉक्स पॉइंट उन्होंने नाप कर पता लगा लिया, और वहाँ से ये 0 डिग्री इसको मानते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से सारे दूरियाँ नापना शुरू कर देते हैं। और ये इक्विनॉक्स पॉइंट चूँकि स्थिर नहीं है तो बदलता रहता है, तो ना। तो अब समय समय के साथ में इन तारों का जो
लॉन्गिट्यूड है वो बदलता रहता है। तारों के जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो स्टेलेरियम जो होता है इक्विनॉक्स को 0 बना करके और वो सारे नापता है। और हम जब कहते हैं कि कोई ग्रह इस नक्षत्र में है तो फिर हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो अब देखो इक्विनॉक्स पॉइंट जिस डिग्री पे रहता है, अब हम बता सकते हैं ना कि आज का इक्विनॉक्स किस पॉइंट पे है। जैसे मान लो हम आपका 20-25 में है, ठीक है ना। तो हमारा इक्विनॉक्स पॉइंट जो है अब 30 डिग्री पर नहीं है, वो माइनस यहाँ पर कहीं है, मीन राशि में यहाँ 30 डिग्री पीछे है। यहाँ पर आज का इक्विनॉक्स यहाँ पर है, माने ये मीन राशि के शुरुआत में है, अंत में है ना। ये इसको कहते हैं 300। यहाँ से हम अपने हिसाब से कहेंगे तो ये किस जगह पे है, 330 डिग्री पे है, ठीक ना। ये 0 तो हमारे यहाँ है, तो ये इक्विनॉक्स जो है 330 डिग्री पे है, ठीक है ना। अब यहाँ से अब ऐसे नापेगा तो ये जो अश्विनी नक्षत्र जो यहाँ पर 0 डिग्री पर था तो ये 30 डिग्री पर पड़ेगा, 30 डिग्री पर हो जाता है ना। यहाँ से 0 और ये 30 डिग्री। लेकिन हम तो कहेंगे अश्विनी नक्षत्र को 0 डिग्री, ठीक है ना। तो फिर ये जो इक्विनॉक्स जो हमें स्टेलेरियम मैंने वेस्टर्नर द्वारा जो नाप करके जो डिग्री दी जाएगी उसको हमें फिक्स तारा सिस्टम में चेंज करना पड़ता है। तो अब ये देखिए, तो ये जो इक्विनॉक्स का जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं आयन। कितना डिग्री हमारे 0 डिग्री से कितना फिक्स है इसको कहते हैं आयन, आयनांश। आयनांश मैंने जो इक्विनॉक्स जो है इसका नाम है आयनांश, आयन है ना। जो आयनांश है उसको जोड़ना पड़ता है। यदि निगेटिव आयनांश है, यदि इधर रहेगा तो हम पॉजिटिव आयनांश कहेंगे, इधर रहेगा निगेटिव आयनांश। तो निगेटिव साइन रहेगा तो घट जाएगा और पॉजिटिव रहेगा तो जुड़ जाएगा, तो ये आयनांश कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये समझ लिया कि आयनांश क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, ठीक है। और ये हमारा ये जो भी नाप जोख होती है इक्लिप्टिक में होती है। तो जब भी स्टेलेरियम से हम बात करेंगे, स्टेलेरियम नासा का एक सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर है। जब भी हम इसमें नाप करेंगे तो हमें फिक्स तारों का नाप जोख लेना है, तो फिर इस तारों का इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट लेना है, इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट को हम चुनेंगे, ठीक है। तो ये आपने ये समझा। अब कौन सा नक्षत्र कितने डिग्री से शुरू होता है और किस डिग्री पे है, तो अब ये आपको देखिए ये डिग्री है, ये अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जो पहला है वो 0 डिग्री से शुरू होकर के 13 डिग्री 20 मिनट है ना तक रहता है। तो ये यही आएगा, ये 13.333333 यही है, 20 मिनट का 1/3, 1 डिग्री का 1/3 है 60 का। वो भरणी जो होता है ये 13.20 से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक है। इसलिए सारे नक्षत्रों की ये तालिकाएं दे दी गई है, ठीक है ना। तो हमें ये इन नक्षत्रों से पालन पड़ेगा। तो ये जो तालिका दी हुई है ये तालिका बस आपको रेफ़र करनी है। जब भी कभी पता लगना है कि किस नक्षत्र में है कौन सा ग्रह, तो फिर आपको इस तालिका से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम सीधे स्टेलेरियम को देखते हैं कि वहाँ वो क्या चीज़ है। इस चार्ट के संबंध में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमारे ऋषियों ने केवल इस तरह से वो बांट ही नहीं दिया, इस तरह से डिग्रियां असाइड करके नक्षत्र में नहीं बांट दिया, बल्कि ज़मीन पर आसमान में आप कैसे नक्षत्र नापेंगे तो उसके लिए एक नक्षत्र में एक सबसे चमकीला तारा था, उसको उसने योग तारा बता दिया, योग तारा नाम दिया। योग तारा माने सबसे चमकीला तारा उस नक्षत्र के अंदर, ठीक है ना। उस योग तारा का जो अश्विनी नक्षत्र का जो योग तारा है उसका नाम भी अश्विन है। क्या है? अश्विन, ठीक है ना।
और वो जो है उसको इन्होंने बताया कि वो ज्योतिक के 8 डिग्री ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है ना, और ये उसका लैटिट्यूड है। दो चीज़ बताए ना कि हर तारे का अपना इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड और इक्लिप्टिक लैटिट्यूड होता है, तो ये लैटिट्यूड है। तो जो अश्विन नक्षत्र है, जो पहला तारा जो ज्योति का इन्होंने असाइन किया, जो फिक्स किया, वो बताया कि वो 8 डिग्री पे है, 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 10 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ठीक है ना। तो इस जो लॉन्गिट्यूड है उसको इन्होंने ध्रुवक नाम दिया और जो लैटिट्यूड है उसको विक्षेप किया। तो एक तरह से मनमाने तौर पर नहीं छोड़ा इन्होंने, चूँकि रोज़ रोज़ उनको काम पड़ता था, है ना। तो उन तारों का जो हर नक्षत्र में एक तारा इन्होंने फिक्स कर दिया, लेकिन हमारा काम है वो एक पहला तारा को पता लगाना कि सबसे पहला तारा जिससे कि 0 पॉइंट फिक्स करें। तो ये जो पहला तारा अश्विन नक्षत्र है, तो अश्विन का जो जो ज्योति का 0 पॉइंट कहाँ जाता है, ये देखिए, ये अश्विन नक्षत्र है। अश्विन मान लो यहाँ पे है अश्विन, ठीक है ना। ये अश्विन 8 डिग्री पे है, ठीक है। तो 8 डिग्री पे है, तो फिर ये अश्विनी की सीमा से ये 0 पॉइंट जाएगा इस साइड पश्चिम में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वो पश्चिम में 8 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री होगी, है ना। तो फिर यहाँ से ऐसे नाप रहे हैं तारों के चलने की दिशा में, तो ये इस तरह से आप नाप लिया। तो अश्विन नक्षत्र को इन्होंने फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, ये अश्विनी के बारे में जहाँ तक प्रश्न है कि इसमें अश्विनी नक्षत्र का 8 डिग्री होना, 8 डिग्री ध्रुवक और 10 डिग्री विक्षेप, इसके मामले में किसी भी सिस्टम में, भारत के जितने भी सारे सिस्टम हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं है। और ऐसे में सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि अश्विन नक्षत्र का निर्देशांक ये है, ठीक है ना। तो जब अश्विन आपका फिक्स हो गया, तो ये तारे का 0 डिग्री फिक्स है, और 0 डिग्री फिक्स है तो सभी तारे एक साथ फिक्स हो गए। तो जहाँ तक नक्षत्रों की सीमाएं हैं, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। लेकिन कई ऐसे मतांतर हैं जिसमें अब नक्षत्र, ये राशियों की जो सीमाएं हैं, है ना, राशियाँ कहाँ से शुरू होती है, जैसे मेष राशि कहाँ से शुरू होती है, मेष राशि का 0 पॉइंट कहाँ है, 0 डिग्री कहाँ है, तो ये कहाँ से शुरू होगी, इसमें कई लोगों को मतभेद है ना, कई लोगों को मतभेद है लेकिन हमारे पुराने ज्योतिष में ये अश्विनी नक्षत्र का जो तारा है, योग तारा, उसका निर्देशांक फिक्स सभी ने कर दिया है, और तारे का जो नक्षत्रों की शुरुआती सीमा है सभी इसमें फिक्स हो गई है, ठीक है ना। तो अब इतना जानकारी के बाद हम लोग सीधे स्टेलेरियम को देखते हैं। ये रहा स्टेलेरियम, आप जब खोलेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, और ये आपका ध्रुव तारा है। ये जो चमकीला ये माउस जहाँ घूम रहा है, ये आपका ध्रुव तारा है, ठीक है। और ये जो ग्रिड बनी हुई है ना, तो ये ग्रिड तो आपके ब्रह्मांड के हिसाब से बनाई हुई है, लेकिन इक्लिप्टिक की ग्रिड जो है थोड़ी सी अंतर में होगी, ठीक है ना। तो ये इस ग्रिड को हम हटा देते हैं, और इसके बाद ये देखते हैं कि आपका अश्विन नक्षत्र कहाँ है, ठीक है ना। ये अश्विन नक्षत्र जो है यहाँ पर, ये इस जगह पर, ये इस तारे का नाम अश्विन नक्षत्र। ये देखिए यहाँ पर 3 तारे हैं, एक ये और ये जो डिजाइन बन रही है इसको अश्विन नक्षत्र कहते हैं। अब इस तारे पर हम क्लिक करते हैं। इस अश्विन नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा कौन है, ये वाला है। तो स्वाभाविक रूप से जो योग तारा बनेगा यही बनना चाहिए था, तो लेकिन उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि वही है कि नहीं। तो इसमें देखिए, आप अश्विन पर जब आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गया इसका नाम हमल, है ना, अल्फा एरीज। इसका अंग्रेजी में इसको अश्विन नक्षत्र को हमल कहते हैं। अच्छा, अश्विन नक्षत्र का जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो कितना आना चाहिए, 8 डिग्री, और उसका लेटीट्यूड कितना आना चाहिए, 10 डिग्री।
तो यहाँ पर देखिए इक्लिप्टिक ऑन डेट ये दिया है ना, ये जो दिया है यहाँ पर इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड ऑन डेट है ना, ये डेट मतलब जिस तारीख को ये घड़ी बता रही है, ये घड़ी है, घड़ी जहाँ पर आप बता रहे पूछ रहे हैं वहाँ वो बता रहा है कि इसका लॉन्गिट्यूड 38 डिग्री, ये 38 डिग्री हो गया है लॉन्गिट्यूड, और इसका लेटीट्यूड हो गया 9 डिग्री 57 मिनट। कितना है? 9 डिग्री 57 मिनट हो गया। 9 डिग्री 57 मिनट का मतलब यह लगभग 10 डिग्री के आसपास, बस 3 मिनट की कमी है। तो 60 में से 3 की कमी है, बहुत ज़्यादा है नहीं, ये 10 डिग्री। तो इसका विक्षेप जो बात था ना, वो बोल रहा था कि लेटीट्यूड 10 डिग्री है, तो ये 10 डिग्री इसी का है ना। और ये लॉन्गिट्यूड इसका बदल गया है इसलिए कि इक्विनॉक्स बदल गया है, तो इक्विनॉक्स 30 डिग्री पे हो गया है, तो इसलिए ये 8 डिग्री से बदल गया है, ठीक है ना। तो लेकिन इसका जो विक्षेप है वो बदलता नहीं है, जो इक्लिप्टिक से दूरी इन्होंने नापा तो नहीं बदला। तो ये आपका अश्विन नक्षत्र है। अच्छा, अब ये दूसरे वाला है, एक बर्गिस थे, डॉक्टर बर्गिस हैं, उन्होंने ये इस दूसरे वाले तारे को कहा कि अश्विन का ये योग तारा है ये, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, ये दूसरा वाला क्या है, इसका नाम है बीटा एराई। बीटा एरिस जो है उसका योग तारा का, बीटा एरी का देखिए इसका लेटीट्यूड जो है ना, इसका लेटीट्यूड 8 डिग्री आता है ना। लेकिन उसमें हमारे ऋषियों ने क्या बोला कि इसका जो एरिस का, जो अश्विन का जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र का लेटीट्यूड 10 डिग्री होना चाहिए, है ना। लेकिन इसका ये 8 डिग्री है, तो ये योग तारा नहीं हो सकता। इसी तरह से ये गामा वाला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लेटीट्यूड देखिए, ये भी लेटीट्यूड ऑन डेट ही ना, ये दे रहा है 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गई, ये 8 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो हमें तो 10 डिग्री वाला लेना है। तो अश्विन नक्षत्र ये है, और ये सबसे तेज वाला भी है। तो अब 0 डिग्री हमारी जो ज्योति का 0 डिग्री कहाँ से गुजरती होगी, तो ये कहीं इधर यहाँ से 8 डिग्री पीछे, यहाँ से कहीं गुजर रही है ना, यहाँ से कहीं वो गुजर रही होगी ऊपर। तो जो भी होगी वो ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे अलग से, लेकिन ये आपका अश्विन नक्षत्र ही है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और है, अब हम लोग थोड़ा सा उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अयनांश निकालने की कला सीख लेते हैं। अयनांश निकालना, और यह हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी तारे का कि कौन सा तारा या कौन सा जो ग्रह है किस नक्षत्र में है, ये पता करना हो, तो फिर इसके लिए देखो अयनांश एक बहुत ज़रूरी बात है। अयनांश निकालने का ये देखिए आपका ये हमल है, ये क्या है, ये हमल है, ठीक है ना। ये हमल का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो चूँकि वो इक्विनॉक्स बदलता रहता है, तो इसलिए इसका लॉन्गिट्यूड जो होता है वो बदलता रहता है। अभी इसका देखिए इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड ऑन डेट, इसकी बात करें, ये क्या है 38 डिग्री है ना, आज की स्थिति में ये 38 डिग्री बता रहा है, ठीक। तो इसका क्या मतलब, इससे हमारा जो फिक्स जोडिक है 0 पॉइंट, वो इससे 8 डिग्री पे है। देखिए ये हमारा फिक्स डिग्री है, ये 0 है, जो जोडिक का 0 पॉइंट है, ठीक है ना, हमारा ओरिजिन है। लेकिन इक्विनॉक्स क्या है, ये 30 डिग्री इससे और आगे चला गया है, देखिए यहाँ इधर चला गया है, ये इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स क्योंकि हम तो नाप नहीं रहे है ना, नाप रहा है स्टेलेरियम नासा, तो और नासा का मेजरमेंट जो होता है इस इक्विनॉक्स से होता है। तो यहाँ से देखिए ये 30 डिग्री यहाँ खिसक गया है, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री ऐसे पीछे चला गया है ना। तो कुल मिलकर आप ये कह सकते हैं कि -30 डिग्री पे आ गया है, ठीक है ना। तो अब इस -30 डिग्री की होने की वजह से देखिए
ये यहाँ से यहाँ तक 8 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, तो कुल मिलकर 38 डिग्री हो गया कि नहीं। तो अब इक्विनॉक्स निकालने का तरीका क्या है कि जो इसका करंट 38 डिग्री है ना, 38 डिग्री में 8 घटा दीजिए, 38 डिग्री माइनस 8 घटा दिया तो ये 30 डिग्री, ये इक्विनॉक्स है ना, शिफ्ट इन इक्विनॉक्स है, ये एनांस कहलाता है, शिफ्ट इन इक्विनॉक्स। ठीक है ना। ये जो एनांस निकला, इस एनांस को हमें जोड़ना या घटाना पड़ेगा। देखिए अब इस साइड में होगा नेगेटिव साइड में, तो जो हमारे तारे का कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है ना, उस कोऑर्डिनेट में ये एनांस आप घटा देंगे। और तो यहाँ हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो हमल तारा है ना, ये हमल का जो कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा वो बेसिकली एनांस है। एनांस क्या है? डेल्टा एक्स जो एनांस है वो कि हमल का करंट एंगल -8 है ना, ये इनको आप जो डिफरेंस आएगा वो इतना एनांस होगा। ठीक है ना। अभी ये क्या है, 30 डिग्री सबका बड़ा बड़ा बता रहा है, 8 डिग्री है इसका, तो 38 डिग्री बता दिया। देखा 30 डिग्री बढ़ा हुआ है ना, तो हम फिक्स जोडिक में जब हम नक्षत्र निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, हमें घटाना पड़ेगा। ऐसा देखिए एक उदाहरण लेते हैं। ये सूरज है, सूरज का ये निर्देशांक ये बता रहा है, यहाँ पर सूरज का इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड ये दिया है 90 डिग्री 57 मिनट है ना। सूरज का करंट थीटा आ गया एंगल, वो 90 डिग्री और 57 मिनट ये दिया ना। अच्छा, अब एनांस अभी पीछे निकाला था, ये उसी तारीख का है जिस तारीख का पीछे है, तो एनांस क्या निकला, एनांस निकल गया आपका 30 डिग्री। ठीक है। तो अब इसमें एक्चुअल एंगल जो हमको चाहिए वो क्या है, 90 माइनस 30 घटा दिया 60 डिग्री 57 मिनट, यह है ना। तो ये जो सूरज अभी किस जगह पर है, हमारे फिक्स तारा सिस्टम में, फिक्स जोडिक सिस्टम में 60 डिग्री पर है। अब ये हमें पता करना है कि 60 डिग्री 57 मिनट पर कौन सा नक्षत्र है। फिर आप चार्ट में देखिए, चार्ट में देखिए कितना था, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ पड़ेगा, देखिए ये जोन में पड़ेगा ना, 53। ये मृगशिरा नक्षत्र है, क्या है, ये मृगशिरा है ना। यहाँ पर कि अब ये सूरज किस नक्षत्र में आ गया, मृगशिरा में है। किस राशि में आएगा, देखिए मृगशिरा ये है, मृगशिरा की राशि ये 60 डिग्री पे है। 60 डिग्री का मतलब ये हुआ कि यहाँ से चल दिया, ये वृष राशि से निकल गया, अब अगली ये जेमिनी में चला गया है ना, ये मृगशिरा के इस पॉइंट पे है। ठीक है ना। तो इससे आप राशि निकाल सकते हैं और आप इसका नक्षत्र निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को अक्सर नक्षत्र निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये नक्षत्र इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, ये इसका 0 डिग्री की लाइन, जो स्टेलेरियम की 0 डिग्री की लाइन है, वो समय के साथ साथ बदलती रहती है। अभी जिस जगह हमने सेट किया है वो स्टेलेरियम का 0 डिग्री यहाँ से जा रहा है ना, 0 डिग्री में रेडियन यहाँ से जा रही है। ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। यदि इसको हम 100 साल मान लीजिए पीछे, 500 साल पीछे कर देते हैं, चलिए हम 500 ईस्वी में कर देते हैं, 500 में कर दिया। ठीक है ना। जब हम 500 में कर देते हैं तो ये हमल की पोजीशन ये देखिए 8 डिग्री की जगह नहीं रहेगी, ये 500 में ये हमल की पोजीशन 16 डिग्री हो गई, मैंने 8 डिग्री खिसक गई है ना। 8 डिग्री मतलब ये यहाँ पर थी, तो इसके 0 पॉइंट कहीं इधर चला गया, यहाँ पर पहुँच गया। 0 डिग्री कुछ यहाँ पर 341 पर पहुँचा नहीं है, ये वाला है कुछ 0 यहाँ पहुँचा।
8 ही डिग्री तो गया, नहीं थोड़ा और आगे जाएगा। ये देखिए 357 आ गया, तो इसी के आसपास अब यहाँ पर 0 डिग्री है ना। पहले जो था 0 डिग्री ये इससे थोड़ा के पास था, ये यहाँ से 8 डिग्री और पीछे खिसक गया है ना। ये स्टेलेरियम का जो 0 पॉइंट है उसको शिफ्ट करने को हम प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स कहते हैं। ये बड़ी धीमी गति से जाता है लेकिन वो बदलता रहता है। स्टेलेरियम का जो 0 है वो इक्विनॉक्स पॉइंट के आधार पर ही वो बढ़ता करता है। अब थोड़ा सा इक्विनॉक्स का उत्तरायण और दक्षिणायण की भी बात समझ लेते हैं। अब ये देखिए हम वहीं पहुंचते हैं, पहले पीछे वाले पे हम जहाँ पहुँचे थे वहीं आपको ये दिखाते हैं। ये है मार्च का महीना, सवेरे सवेरे आप देखिए, सवेरे सवेरे 6 बजे ये सूरज उगा कहाँ, एकदम पश्चिम में इस लाइन पे, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए सिरा हमेशा पूर्व दिशा में ये सूरज उगा। यहाँ से होगा। हाँ, अब उसके बाद अब 1-1 घंटे पर हम बदल रहे हैं। ये आ गया सूरज, देखिए पश्चिम की ओर जा रहा है, ये ठीक बीचों बीच वाली लाइन पर जा रहा है ना। तो ये जो पोजीशन है ये इक्विनॉक्स वाली पॉइंट है। और ये देखिए 24 मार्च है। 24 मार्च आप ये कह लो कि 22 मार्च कर देते हैं। 22 मार्च पर भी इसी लाइन पे है। 22 मार्च की स्थिति है जहाँ दिन रात बराबर होते हैं, तो वो स्थिति है। यहाँ से ये सूरज की ये पोजीशन थी, यहाँ से आगे बढ़ता है और ये आगे गया, ये इसी लाइन पे बना रहा। देखिए ये बीच वाली एकदम बीचों बीच में आसमान में बना रहा। लेकिन क्या सूरज साल भर ऐसा ही बना रहेगा? नहीं, ये आप उगते सूरज पर जरा ध्यान दीजिए। ये मार्च का महीना है, 22 मार्च को। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम जून की ओर ले जा रहे हैं। जून की ओर जब दिन बड़ा होने लगता है तो देखिए अब महीना बढ़ता है। सूरज की गति देखिए, सूरज कैसे ऊपर जा रहा है। इस पहले यहाँ पर लाइन पर था ना, अब ऊपर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। देखिए सूरज उत्तर गया 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 और ये जून तक जाएगा। देखिए ये घड़ी जो बता रही है ये मई का महीना है, अभी भी सूरज ऊपर जा रहा है। अब ये आ गया 21 जून। 21 जून की स्थिति में देखिए सूरज का कितना ऊपर चला गया है ना। सूरज करीब करीब ऑन डेट ये 85 डिग्री थोड़ा और ऊपर जाएगा और ये 90 डिग्री तक जाएगा ऊपर। ये देखिए सूरज का ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है 90 डिग्री पर गया। अब इस समय दिन सबसे बड़ा होगा और सूरज जो है इस रेखा से बीच से सबसे ऊपर चला गया है ना। अब ये क्या हो गया, दिन सबसे बड़ा हो गया, जून का महीना आ गया। 27 जून ये अभी जो सिस्टम था उसमें 27 जून दिखा रहा, तो 27 जून को सबसे ऊपर और उत्तर की ओर सबसे ऊपर की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही 27 जून के आगे बढ़ेंगे अब सूरज ऊपर न जा कर के फिर नीचे जाएगा ऐसे। तो ये दक्षिण की दिशा है, ये ऊपर वाले उत्तर की दिशा है, और ये पूरब की दिशा है, ये पश्चिम की दिशा है। हम उगते सूरज को देख रहे हैं। अब देखिए अब आगे बढ़ाइए। अब जून में देखिए सूरज नीचे आ रहा है, नीचे दक्षिण की ओर चल दिया। अब हम कहते हैं जब सूरज ये मैक्सिमम से, जिस तारीख को सूरज मैक्सिमम दक्षिण से नहीं मैक्सिमम उत्तर से दक्षिण की ओर चल जाता है, उसको कहते हैं कि वो दक्षिणायन हो गया। ठीक है ना, सूरज अब दक्षिणायन हो गया। अब ये चलता रहेगा, फिर ये अब दक्षिण की ओर और दक्षिण आएगा। ये आ गया और इसको थोड़ा अब ये छिप जाएगा। दिन छोटे हो रहे हैं तो हमने थोड़ा सा इसको 7 बजे कर दिया। फिर और बढ़ाइए, ये दिसंबर तक आ गया। दिसंबर 25 दिसंबर के आसपास आया, एकदम दक्षिण के पास आ गया। आजकल भी वही होता है। ये देखिए सूरज एकदम दक्षिण आ गया। ठीक है ना, दक्षिण एकदम मैक्सिमम दक्षिण आ गया। पहले यहाँ उगता था, इधर दिन रात बराबर होते थे, तो अब ये दक्षिण आ गया। ठीक,
उगते हुए सूरज को देखना है, डूबते हुए सूरज को नहीं। तो ये जो है, अब ये सूरज दक्षिण आ गया, ठीक है ना। अब दक्षिण से अब इसके बाद अब उत्तर की ओर चलने लगेगा। तो जिस तारीख से सूरज उत्तर की ओर चलने लगता है तो उसको हम कहते हैं उत्तरायण। चलिए आप उत्तरायण, अब देखिए जनवरी महीने में आया, देखिए ऊपर आने लगा, देखिए ऊपर गया। फिर मार्च आते आते फिर उस लाइन पर पहुंच गए, ये देखिए मार्च आने पर ये उस लाइन पर आ गए, ठीक है ना। यहाँ दिन रात बराबर हो गए, ये मार्च का महीना आ गया और यहाँ ये इस लाइन पर आ गया। फिर यानी एकदम पूर्व दिशा में अब उगेगा, न पूर्व न उत्तर उगेगा न दक्षिण उगेगा। देखिए सूरज कहाँ है, सूरज जो है एकदम वो पूर्व वाली लाइन पे है, यहाँ पर उग रहा है, इस लाइन पर एकदम ठीक पूर्व दिशा में उग रहा है ना। न उत्तर उठा न दक्षिण गया। ये जो सूरज की, उगते सूरज की जो पूरा उत्तर दक्षिण की गति है ना, ये बड़ा आदिकाल से ही, काफ़ी समय पहले से ही भारतीय लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया था कि उत्तरायण कब होगा, दक्षिणायण कब होगा, दक्षिणायण किस तारीख से होगा, है ना, किस नक्षत्र में दक्षिणायण हुआ, किस नक्षत्र में उत्तरायण हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय लोगों ने बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। और इसी के आधार पर हम बरामीर का काल निर्णय करेंगे। बरामीर जो बात करते हैं वो उत्तरायण और दक्षिणायन के टर्म में बात करते हैं, ठीक है ना। तो वो वही चीज़ हम लोग इस पर देखेंगे, कैसे इस परिस्थिति का उपयोग करते हुए हम लोग किस तरह से बरामीर का काल निर्धारण करेंगे। लेकिन आप देखिए, जब सूरज उत्तरायण होता है, एकदम दक्षिण में पहुंच जाता है, एकदम उत्तर में पहुंच जाता है, मैक्सिमम उत्तर में, तो ये जो है स्टेलेरियम 90 डिग्री लैंगिट्यूड पर होता है। देखिए एकदम उत्तर पहुंच गया, एकदम उत्तर गया। तो ये सूरज का जो लॉन्गिट्यूड होता है, सूरज का जो लॉन्गिट्यूड होता है 90 डिग्री पर होता है। ये देखिए, ये इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट आ गया, 88 डिग्री आ गया, 1-2 दिन और जाएगा, 27 तारीख हो गया। ये देखिए, ये 90 डिग्री पर पहुंच गया मैक्सिमम। अब ये 90 डिग्री से ऊपर कभी नहीं जाएगा, है ना। ये सूरज जो है उत्तर की ओर अब 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, 90 डिग्री के बाद लौटेगा। तो ये जिस तारीख को, जिस दिन ये स्टेलेरियम ना 90 डिग्री बताएगा, उस दिन वो दक्षिणायन का तारीख होगी, और जिस दिन वो 270 डिग्री बताएगा वो दिन उत्तरायण की तारीख होगी, ठीक है। बस ये सिंपल से इसमें ये उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति बनती है। स्टेलेरियम हमेशा 0 से नापता है और इक्विनॉक्स पॉइंट से नापता है, लेकिन हम लोग तो आसमान को अलग तरीके से ग्रेजुएट कर दिया है और मेष राशि के हिसाब से ग्रेजुएट किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब तो ये जो मेष राशि के सापेक्ष जो स्थिति है ना, ये हमल तारे को, उसी के हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो इसको कहते हैं भारतीय ज्योतिष जो होती है वो फिक्स तारों के हिसाब, आसमान में ही एक तारा को हमने 0 बना दिया है और उसी के सापेक्ष सारी दूरियां नापते हैं, डिग्री नापते हैं, ठीक है ना। तो हमारा नाप जो होते हैं, नक्षत्रों की जो सीमा होती है कभी बदलती नहीं है। वेस्टर्न में इक्विनॉक्स चूँकि चलता रहता है तो इसलिए वह उसकी सीमा बदलती रहती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे नाप जोक में कि हम कहते हैं कि कोई भी सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी नक्षत्र हमेशा फिक्स रहेगा। अच्छा, इसकी राशि भी होती है, देखिए तारों के ये राशियाँ भी हैं। ये डिजाइन देखिए, ये जो डिजाइन देख रहे हैं ना, यह भी सामने की ये मीन राशि है, ये जो यहाँ से शुरू हुआ और ये गई। अब ये वाली डिजाइन जो दिख रही है ये मेष राशि का है, ये वृष राशि का है, रोहिणी, ये जो डिजाइन दिख रही है ना। ज्योतिषी लोग इस डिजाइन को देख करके समझ जाते हैं कि ये तारे, कौन सा तारा, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। तो अब इसको घुमा करके आप एक बार और देख लीजिए कि कैसे रहता है। ये जो घंटे घंटे पर घूमता है, देखिए
ये चला गया वृष राशि, अगली तारे ये मिथुन राशि आ गई, ये कर्क राशि आ गई, है ना, कर्क राशि आ गई। फिर ये देखिए ये सिंह राशि का तारा आ गया, ये जो डिजाइन है वो सिंह राशि है। ये देखने में लगता है कि जैसे कि वो शेर है, ये शायद हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं। ये आर्ट देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये केकड़ा दिखा, ये ऐसा, ये तारे ऐसे डिजाइन बनाते हैं, लोगों ने कल्पना कर लिया। तो ये सिंह राशि गया, फिर ये कन्या राशि आ गई सामने। कन्या राशि के बाद अब आगे देखिए ये तुला राशि आगे, तराजू जैसे कोई आ गया, ये ऊपर नीचे चले गए ना। फिर आगे आप जाइए तुला के बाद ये इस डिजाइन आते फिर ये मिथुन आ गई, ये मीन मछली आ गई। ये जो भेड़ा है न, ये जो भेड़ का रूप बनाता है, ये जो मिथुन है, ये वृष राशि है, ये वृष राशि हो गई। इसके पहले ये देखो भेड़ है, ये मछली है, मछली की आँख और पूँछ, तो इसको हम मीन राशि कहते हैं। इसके पहले कुंभ होगा शायद, पीछे गया ये मछली के बीच में यहाँ कहीं कुंभ राशि आती है। ठीक है, आगे ये डिजाइन है ना, बहुत बारीकी से देखने के बाद आपको वो कुंभ है, तो ये इस तरह से ये जो आर्ट है, ये पूरे ज्योतिष चक्र को, है ना, उस गोले को जहाँ जहाँ सूरज घूमता है, सूरज के रास्ते को हम लोगों ने 30 डिग्री के राशियों में बांट रखा। बस ये ज्योतिष का और ये नक्षत्र सिस्टम का इतना जान गए तो फिर ब्रह्मांड का कालक्रम आसानी से हम लोग समझ लेंगे, फिर हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत कम पड़ेगी। यहाँ देखिए कि ये जो नक्षत्र तो हमने बांट दिया 13 डिग्री का, लेकिन इसके बाद ये राशियाँ भी बटी हुई है ना। 30 डिग्री का, चूँकि 12 महीने होते हैं, तो पूरे ये ज्योतिष चक्र को, पूरे आसमान को हमने 30 डिग्री के 12 राशियों में बांट दिया है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री मेष रहती है, 60 डिग्री तक ये वृष राशि रहती है, टॉरस। अगली राशि जेमिनी है, मिथुन 90, है ना, 120 पर ये कर्क शुरू होती है, नहीं कर्क 120 पर शुरू होती है ना, कितना 30 तो 120 तो यही हो जाएगी, 20 ये 90 पर कर्क शुरू होती है और 120 तक रहती है। 120 से दूसरा राशि, इस तरह से ये 30 डिग्री पर ये सारी राशियाँ, और ये मीन आ गई, है ना, मीन आ गई 330 डिग्री पे, ये मीन वाला ये एरिया है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने 30 डिग्री का राशि जो होती है, वैसे ही चक्र है, वो 30 डिग्री का है ड्यूरेशन, और नक्षत्रों का जो है 13.33 डिग्री पे, ठीक है ना। ये नक्षत्रों की सीमा है। बस अब इसी के संदर्भ में अब ब्रह्मांड से बात करते हैं कि ब्रह्मांड क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये प्रिसीशन यहाँ पर क्या है कि ये यदि आसमान को काटिएगा तो ये हमारा ब्रह्मांड का गोला है ना। हम जो आँख से देखते हैं तो उसकी विषुवत रेखा ऐसे जाती है, लेकिन सूरज जिस रास्ते पर जाता है वो रास्ता थोड़ा सा अलग रहता है, झुका हुआ है। देखिए ये वाला रास्ता है, सूरज यहाँ से चला, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से ये लौटा, ये ऐसे गया। सूरज इस तरह से चलता है,
है ना। सूरज के जाने का रास्ता कोई दूसरा है, उसको इक्लिप्टिक कहते हैं, है ना। और ये इक्लिप्टिक के ये जो नक्षत्र हैं, ये इस इक्लिप्टिक को ही, सूरज के रास्ते को ही हमने बांटा है, इतने को डिग्रियों में बांटा है ना। ये 90 डिग्री हो गई, यहाँ पर आ गए 180 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री है जिस जगह पर दोनों प्लेन काटते हैं। और फिर इक्लिप्टिक वाला ये है ना, यहाँ पर 270 हो गए, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरे को हम इक्लिप्टिक को बांटे हैं। और हमारे नक्षत्र जो होते हैं ये हमारे इक्लिप्टिक से, वजह ये है कि इक्लिप्टिक बदलता नहीं है, इक्लिप्टिक का जो लेट लॉन्ग होता है वो बदलता नहीं है, लेकिन ये जो हमारे ब्रह्मांड वाला लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है वो बदलता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम, चूँकि हम परमानेंट फीचर की बात कर रहे हैं, तो हमारे ज्योतिष में हमने सूरज के रास्ते को बांटा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बरामीर बताते हैं, ठीक है। बरामीर से पूछते हैं कि अब उनका टाइम क्या है। बरामीर कहते हैं कि ये पंच सिद्धांतिका है। ये कहाँ है? पंच सिद्धांतिका में, इस अध्याय में, आदित्य चर अध्याय में बरामीर खुद ही बोलते हैं कि अश्लेषार्थ दक्षिण उत्तरमयन रवि धनिष्ठा माध्यम नूनम कदाचित आसित नोक्तम पूर्व शास्त्रेषु। पुराने जमाने में, है ना, किसी समय अश्लेषा के आधे भाग से रवि का दक्षिणायन होता था और धनिष्ठा के आधे भाग से उत्तरायण होता था। धनिष्ठा के आधे भाग से उत्तरायण की प्रवृत्ति होती थी, है ना। ये पहले पूर्व शास्त्र में बताया गया है। लेकिन अब क्या है? अब कर्क राशि से सूर्य दक्षिणायन जाते हैं और मकर राशि से उत्तरायण जाते हैं। क्या हुआ? दक्षिणायन कब जाते हैं? कर्क राशि से जाते हैं, है ना। दक्षिणायन कर्क राशि में कर्कादि से होता है। कर्कट आद्यम, कर्क राशि नहीं, कर्कट के आदि से, कर्क राशि के आदि से क्या होते हैं? दक्षिणायन होते हैं। मतलब ये क्या है? कर्कट आदि क्या होगी? आजकल कहते हैं इसका क्या नाम देते हैं हम लोग? ये जो ये बता रहे हैं कि सूरज का जो ये पाथ है ना, ये तो ये सूरज मान लीजिए ऐसा चल रहा है, तो ये जो पोजीशन है यहाँ से आप ये ऐसा जाएगा ना, ये ऐसा, ये ऐसे गया, तो इसको कहते हैं समर सोलिस्टिक। दक्षिण की ओर जा रहा है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसको कहते हैं समर सोलिस्टिक। सोलिस्टिक है ना, ग्रीष्म। और ये वाला जब दक्षिण की ओर जाता है तो ये 90 डिग्री पे रहता है। जो आपका स्टेलेरियम है ना, जो आपका स्टेलेरियम है वो क्या है? 90 डिग्री जब बताएगा तब वो समर सोलिस्टिक होती है, और जब 270 डिग्री बताएगा तो वो जो है हमेशा 270 डिग्री स्टेलेरियम का, चाहे कोई भी टाइम हो, तो वो जो है विंटर सोलिस्टिक होता है। तो ये जो है, ये इधर क्या हो गया? दक्षिणायन हो गया, दक्षिणायन हो रहे हैं इस तारीख को, और ये जो है उत्तरायण हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सूर्य जो होता है, ये सूर्य है, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन हो रहे हैं, है ना, ये टाइमिंग। तो ये कह रहे हैं कि आजकल जब बरामीर थे तो कर्कट में सूर्य जो होता है, कर्कट के आदि में यहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि का शुरुआत चालू होता है 0 डिग्री। कर्क राशि भी कैसे चलती है? देखिए, कर्क राशि
यहाँ से मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगी, मेष राशि चालू हुई, फिर 30 डिग्री तक मेष राशि रहेगी, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक क्या रहेगा, ये वृष राशि रहेगी, वृष रहेगी, ये मेष है, ठीक है ना। अगली बार ये मिथुन होगी, मिथुन होगी तीसरी राशि। अब ये चौथी राशि होगी, ये 90 डिग्री से चालू होकर के अब ये क्या होगी, यहाँ कर्क राशि होगी, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि कर्कट के आदि पर अब दक्षिणायन हो रहा है। नहीं, दक्षिणायन कब हो रहा है, कर्कट के आदि से हो रहा है, माने कर्कट के 0 डिग्री पर। इसका मैं कर्कट का 0 डिग्री माने ज्योतिष का 90 डिग्री, ठीक है ना, ज्योतिष का 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर कि ये 90 डिग्री जब कर्क में पड़ेगा तो फिर आप ये बता सकते हो कि इससे 0 डिग्री कहाँ पड़ेगा। तो 0 डिग्री, अब वो देखते हैं चार्ट को, ये देखिए, ये कर्क राशि यहाँ पर 90 डिग्री से शुरू हुई थी, ये देखिए इसका सेंटर है, कर्क राशि यहाँ से शुरू हुई, ठीक है ना। तो इसके ठीक 90 डिग्री पर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री यहाँ होंगे, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पर 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अब आपका इसका मतलब ये हुआ कि इसका 0 डिग्री को ही ये इक्विनॉक्स पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स पॉइंट। तो इक्विनॉक्स पॉइंट कहाँ पर होगा, जब ये कर्क का जो 0 डिग्री है, कर्क का 0 डिग्री ये है ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब 90 डिग्री पे है ना, तो इसका 0 डिग्री भी 90 डिग्री कम अर्थात 0 डिग्री पर होगा। तो ये जिस समय बरामीर थे उस समय 0 डिग्री का, उस समय इक्विनॉक्स कहाँ था, इक्विनॉक्स था वो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पर माने ज्योतिष के 0 डिग्री पर अर्थात 0 डिग्री मेष पे था, मेष राशि के 0 डिग्री पर था, ठीक है ना। तो जब जब आपका स्टेलेरियम जिस समय जिस टाइम पर अयनांश को 0 डिग्री बताएगा, इसी चीज़ को अयनांश कहते हैं, है ना। अयनांश उस समय 0 डिग्री पर था, ठीक है ना। अभी हम दिखाते हैं कि वो कैसे हो जाता है। तो ये 0 डिग्री अयनांश कौन बताएगा, तो बरामीर का जो समय है वो उस समय जबकि अयनांश का 0 डिग्री। अब दिक्कत ये है कि यही 0 डिग्री अयनांश जो था वो कब था, ये इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिस्टम माना है, ठीक है ना। लेकिन बरामीर इसको भी डिफाइन करते हैं कि मेष राशि का 0 डिग्री कब था, है ना, ये बताते हैं। ये मेष, ये बृहत जातक में जो ये श्लोक है 4 नंबर का, जिसमें बरामीर खुद ही बताते हैं कि मेष और अश्वी का प्रथम, ये बोल रहे हैं, देखिए, द मेष एंड अदर जोड़ी साइन इन द हेवन कंसिस्ट ऑफ द 9 क्वार्टर ऑफ स्टार रेकनिंग द अश्विन। मैंने अश्विन, ये देखिए अश्विन से शुरू करिए, तो अश्विन के 0 डिग्री और मेष राशि का 0 डिग्री भी दोनों एक ही साथ थे। बरामीर कह रहे हैं कि जो मेरा मेष राशि है वो अश्विन के 0 डिग्री से शुरू हो रही है। ये बोलो, अश्विन नक्षत्र से लेकर 9 चरण पर्यंत मेष राशि होती है, और एवं 9 चरणों के अंतर से एक एक राशि जाने, ये 12 राशि का चक्र के समान फिरती है ना। इसको राशि चक्र कहते हैं, है ना। इस राशि को कई नामों से जानते हैं, लेकिन यहाँ मूल बात यह है कि मेष और अश्विनी का 0 डिग्री एक ही है ना। मेष राशि 30 डिग्री तक जाएगी, अश्विनी 13 डिग्री तक जाएगा, 13.3 तक रहेगा, लेकिन दोनों का 0 समान रहेगा, ठीक है, दोनों का 0 समान रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मेष राशि 0 पॉइंट पर कब, 0 पर, अश्विनी के 0 पर
इक्विनॉक्स कब था? अश्विनी के 0 पर इक्विनॉक्स कब होगा? इक्विनॉक्स अश्विनी के 0 पर कब होगा? जब हमल का लेटीट्यूड 8 डिग्री हो जाए। हथर्ड का जो लॉन्गिट्यूड है ना, जो अश्विनी नक्षत्र है, जब 8 डिग्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अश्विनी नक्षत्र अपने 0 पॉइंट पर आ जाएगा, अपने 0 पर उसकी शुरुआत 0 पर हो जाएगी, है ना। तो समय के साथ साथ हमल का भी लॉन्गिट्यूड बदलता रहता है, क्योंकि स्टेलेरियम का 0 पॉइंट बदलता है। लेकिन इनका कहना है बरामीर का कि जिस समय अश्विनी के 0 पॉइंट पर इक्विनॉक्स था उसी समय मेरा समय है। ठीक है, अब वो पता लगाते हैं कब था। अब देखिए ये स्टेलेरियम, ठीक है ना, ये आपका हमल है। यहाँ आ गया हमल, ये डिस्क्रिप्शन हमल आ गया। यह आज जो है हम 225 में, ठीक है ना, जून 225 में हम लोग 225 जून में हमल का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? ये इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट देखिए, इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट आया 38 डिग्री। ये देखिए 30 डिग्री पीछे खिसका हुआ है। ये जो है आज का इक्विनॉक्स लाइन जो है वो 30 डिग्री पीछे पर खिसके हुए, ठीक है ना। और 1 डिग्री खिसकने में वो कितना आता है? 1 डिग्री खिसकने में उसको 70 साल लगते हैं। ये बड़ा धीमी गति से वो खिसकती है ना। पीछे उसका जो मोशन होता है प्रिसीशन का, इक्विनॉक्स का, वो बड़ा स्लो गति से होता है, इतना जल्दी नहीं होता। 70 साल में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है ना। तो ये अब 30 डिग्री घूम चुकी है। इसको अब हमल को इस पॉइंट पर पहुँचे, ये टाइम लाइन है ना, इसको चेंज करते हुए आप जाइए। देखिए हम 500 साल पीछे जा रहे हैं, हम 1500 ईस्वी में पहुँच जा रहे हैं। 1500 कर देते हैं, 1500 में गए तो ये हमल का निर्देशांक क्या आ गया? हमल का इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट 30 डिग्री आ गया। कितना ना, 8 डिग्री कम हो गया। पहले 38 था, अब 30 डिग्री का। लेकिन हमें इसको 8 डिग्री बनाना है। 8 डिग्री बनाने के लिए चलिए हम 1000 में पहुंचते हैं। 1000 में नहीं, अब 2000 में पहुंचते हैं। 2000 क्यों पहुंचेंगे, अब और कम करते हैं तो ये 500 पर पहुंच जाते हैं। देखिए 500 ईस्वी में आप पहुंच गए, तो 500 ईस्वी में इस हमल का कोऑर्डिनेट, हमल वही रहा, इसका कोऑर्डिनेट देखिए अभी 16 डिग्री पे। इसको 8 डिग्री बनाना है। 8 डिग्री बनाने के लिए चलिए हम सीधे पहुंच जाते हैं। हमें पता है कि किस जगह पर होगा। ये हम -130 पर पहुंच गए, -130 पर पहुंच गए। देखिए अब 8 डिग्री पूरे हो गए, ठीक है ना। ये जुलाई को हम ये 8 डिग्री देखिए। अब मार्च महीने में आप आ गए तो ये आप ये देख रहे हैं कि 8 डिग्री। अब हमल कहाँ है? ये जो है ना, ये हाईलाइट है यहाँ पर देख रहे हैं, यही हमल है। ये 8 डिग्री पर पहुँच गया, ठीक है ना। तो अब इस समय मेष ये जो है अश्विनी नक्षत्र के 0 डिग्री पे है ना। ऐनांश कब था? उस समय 130 BC में था। कब था? 130 BC में था। अब ये देखिए वो कह रहा है कि जो समर सोलेस्टिक है ना, वो कर्कट राशि में आता है। देखिए आती है क्या? कर्कट के आध में समर सोलिस्टिक कब आएगी? जब वो 90 डिग्री पर पहुंचेगा। इसको बढ़ाइए, जून में ले चलते हैं। नहीं, 130 के जून में जाना है ना अपने को। ये जून में पहुंचे। ये देखिए ये 90 डिग्री पे पहुंचा क्या? सूरज को देखिए 90 डिग्री आया क्या? ये 89 डिग्री है ना। एक दिन और, ये 26 तारीख को ये 90 डिग्री पहुंच गया। ये देखिए ये सूरज जो है अब 90 डिग्री पहुंच गया। सूरज जब 90 डिग्री पे पहुंचते हैं तो उस समय
अब वो दक्षिणायन होंगे। ठीक है, जैसे बताया था ना कि अब, और ये राशि क्या है, ये राशि दिख रही है ना, ये कर्कट है, ये मिथुन राशि है, ये देखिए ये मेष राशि है, ये वृष राशि हो गई, ये मिथुन राशि हो गई। ये तारे, जो तारों का आकार जानते हैं वो आप इस समझ सकते हैं, और नहीं जानते कोई बात नहीं, ये कर्कट राशि है। इसकी डिग्री से हम पता लगाएंगे। ये डिग्री देखिए, इस समय सूरज की डिग्री जो ये है तो अच्छा, फिर अयनांश तो 0 ही है ना, तो ये देखिए डिग्री है 90 डिग्री सूरज की। 90 डिग्री होने का मतलब ये कर्कट का आदि हो गया, क्योंकि अयनांश 0 है। अयनांश 0 कैसे पता लगेगा, ये हमल बताएगा। हमल जब 8 डिग्री हो गई तो अयनांश 0 हो गया। तो मतलब तारों का जो भी लेटीट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड आप नाप रहे हैं आज की स्थिति में इस समय पर, वो बिल्कुल हूबहू वही है जो बरामीर ने वो चार्ट बनाया है तारों का, कि कौन सा नक्षत्र किस पॉइंट से शुरू होगा और कहाँ से शुरू होगा। उनकी डिग्री में बिना किसी जोड़ घटा है, क्योंकि वो 0 इक्विनॉक्स 0 पॉइंट पर है, तो बिना कोई, जो अश्विनी का जो 0 है, अश्विनी का 0 और इन तारों का 0 और स्टेलेरियम का 0 सब एक ही बिंदु पे है। और तो इसलिए अब जिसका जो लेटीट्यूड है वही बिल्कुल वही है, तो ये कर्कट राशि यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है ना, और इसकी 30 डिग्री तक रहेगी। यहाँ कर्कट राशि यहाँ पर ये कहाँ पहुँचा, ये जो है ये कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री पहुँचा, ये 90 और 120 डिग्री पर आएगा नहीं, ये कर्कट यहाँ ख़त्म होगी। तो ये जो है 160 डिग्री पर पहुँची, ये और भी कर्कट यहाँ तक रहेगी शायद, 111 120 पर ख़त्म होगी। यहाँ सिंह राशि शुरू होगी, ये इस लाइन पर ही शुरू हो रही है, 117 डिग्री ऑन डेट है ना। यहाँ पर ये जो मघा नक्षत्र जहाँ है, यहाँ पर अब शुरू होगी। मघा नक्षत्र कहाँ पहुँच गया, 120 डिग्री पर। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये जो जोन है वो कर्कट राशि का है। तो ये कह रहा है कि कर्कट के आदि से, कर्कट के आदि माने 90 ज्योतिक के 90 डिग्री पर ये उदय हो रहा है, माने उस समय उत्तरायण हो रहा है। अब यहाँ से देखिए उत्तरायण हो जाएगा, 90 डिग्री होने का मतलब है उत्तरायण है। थोड़ा 2 दिन भी आगे बढ़ा दीजिए, देखिए अब ये नीचे चले जाएंगे, नीचे आ गए है ना, ये अब ये ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं, तो उत्तरायण, उत्तरायण हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ठीक है ना, तो अब ये देखिए कर्कट के आदि में सूरज रहता है, तो तब क्या हो गया, तो अब वो बरामीर वाली स्थिति कब पूरा हुई आपकी, 27 जून, ये बन रही है 27 जून। ये स्टेलेरियन ने बताया कि 27 जून 130 को बरामीर, जो बोल रहे हैं कि बरामीर का समय इतना है। ठीक है ना, स्टेलेरियम ने अभी जो उनके श्लोक बताए, तो इस डेट को हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद शायद हमें एक स्टेलेरियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भी तो देखेंगे। अब हम लोग इतना डिस्कशन के बाद क्या पहुँचे, जो बरामीर ने कहा था कि क्या बोला था कि कर्कट के आदि में, कर्कट के आदि से दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन समर सोलेस्टी कब होती है, कर्कट के आदि से, और उसकी तारीख हम लोग क्या निकालें, 27 जून माइनस 130, माने 130 BC के बता रहे। ये जो सी की तारीख होगी, मैंने कॉमन इरा की 27 जून 130 को क्या, तो ये शर्त पूरी हो रही है। कब, किसने बताया, स्टेलेरियम बता रहा। स्टेलेरियम एक वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर है जो ये बता रहा है कि 27 जून 130 BC को कब था, सूरज कर्कट के आदि में दक्षिणायन होते थे। बाद में अलग अलग समय पर दक्षिणायन होंगे, उसमें कोई बात नहीं है,
तो ये बरामीर जो बता रहे हैं कि हमारे समय में आजकल सूरज जो है करकट के आदि में दक्षिणायन होते हैं। बस वो डेट आ गए, बरामीर का समय है ये इतना। अच्छा चलिए, बरामीर का समय क्या आ गया, एक तरीका कि स्टेरियम में बताया कि 27 जून -130 है ना, तो कुल मिलाकर के 130 BC या 131 BC आप कह सकते हैं। इसको कुल मिलाकर ये बोलेंगे 27 जून 131 BC। स्टेरियम एक ज़्यादा लेता है, इतना BCE को जो क्या था, बरामीर का समय है। बरामीर उस समय थे, ठीक है ना, और ये करकट का आता है। लेकिन एक बात है, चलिए अभी तो फिलहाल यही मान लेते हैं कि बरामीर ने जो नापा था डिग्री बिल्कुल सही से ही नापा था, तो बरामीर उस समय जिंदा थे। अच्छा, फिर ये कालिदास भी है। कालिदास क्या बोलते हैं भाई कि मैं 3068 वर्ष कलयुग का बीत गया है ना, कलयुग का 3068 वर्ष बीत गया है, ठीक है, कार्तिक मास है, मैं इस ग्रंथ की रचना पूरा कर लिया हूँ। कब भाई, 3068 कली 3068 कली 3068, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3102 में घटाइए, ये आता है 34 BC। कालिदास कह रहे हैं कि ये 34 BC है जब मैं इस ज्योतिर्विदाभरण नामक ग्रंथ की रचना में पूरा कर लिया हूँ, है ना, और मेरी रचना आज संपन्न हुई। कब, 34 BCE में, ठीक है। लेकिन इसके साथ यही नहीं बोलते, ये भी बोलते हैं कि मैं विक्रमादित्य के दरबार में हूँ और मेरे साथ धन्वंतरि हैं, छपड़क है, अमर सिंह है, शंख है, बेताल भट्ट है, घटकरपर हैं, कालिदास भी हैं, और विख्यात ज्योतिषी बरामीर भी और बररुच भी। ये विक्रमादित्य के सभा के नवरत्न हैं, हमारे ही साथ हैं। मतलब बरामीर जो हैं, कालिदास भी एक तरह से बोलते हैं कि 34 BC। तो बरामीर देखिए 34 BC में भी थे, ठीक है, और 130 BC में भी थे, ठीक है ना, 130 BC में थे। तो और इसके पहले इनका जन्म कुछ और थे। 130 BC में एक खास बात बताते हैं। 130 BC में बरामीर जो है, ये आप समझ गए कि बरामीर जो है, कालिदास भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 34 BC में बरामीर जिंदा हैं और वो विक्रमादित्य के दरबार में है, ठीक है। और ये भी स्टेरियम ने बोला कि 130 BC में बरामीर कह रहे हैं कि हम विद्यमान हैं। अब यह वीडियो बड़ा हो रहा है, बरामीर संबंधी जानकारी अभी फ़िलहाल यहीं रोकते हैं। इससे संबंध में शेष जानकारी अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।